हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी साहब, उनसे जानते हैं। इफ्तिखार शराजी साहब, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, आज जिस तरह फ़कीरुल मिसाल एक इस्तकबाल किया गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुँचने पे, और फिर साथ में इनफैक्ट ये उस वक्त भी दुबई के शाम से ही ये बात हो रही थी कि इनफैक्ट को दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के एक नई दौर का आगाज़ होने जा रहा है। और बताया ये गया है कि डिफेंस के शोबे में गोया कि दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ मुआहदे हुए हैं, और डेफिनेटली अब पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफा के शोबे में एक दूसरे के साथ ताउन को आगे लेकर चल रहे हैं। और अब इसकी तफसीलात आना बाकी हैं कि इनकी नौइयत क्या होगी और इसमें क्या कुछ ऐसा है कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हो। लेकिन अभी तक की जो इतलात है कि दोनों मुल्कों के दरमियान गोया कि दिफा के शोबे में बड़े पैमाने पे ताउन की मुआहदों पे दस्तखत किए जा रहे हैं। जी हेलो इफ्तिखार शराजी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें अब इस बारे में अपडेट कर रहे थे। इस बारे में मज़ीद भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मुतवक्के है वज़ीर आज़म की वहाँ पर मज़ीद क्या मसरूफियात होंगी, और मुल्क दोनों जो हैं वो अपनी सलामती को बढ़ाने के लिए और ख़त्ते में सलामती के लिए मज़ीद क्या काम कर सकते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे जिस तरह इस मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि गोया कि दिफा के शोबे में जो ताउन है उसमें कहा यह गया है कि किसी एक मुल्क के खिलाफ अगर जहरियत होगी तो इसे दोनों मुल्कों के खिलाफ जहरियत तस्वर किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक मुश्तरका दिफा का एक मनसूबा है बुनियादी तौर पे, और इसमें हम कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज गोया के किसी एक मुल्क के खिलाफ अगर जहरियत होगी तो उसे दूसरे मुल्क के खिलाफ तस्वर किया जाएगा, और दिफा के लिए दोनों फोर्सेस मुश्तरका तौर पे गोया के फिर एक्शन लेंगी। तो ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। गोया कि इससे पहले अगर के पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये ज़रूर एक वायदा था कि जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी सूरत में सऊदी अरब के ऊपर कोई जहरियत होती है तो कम अज़ कम जो होली सिटी है मक्का मुकरमा, उसकी हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की गोया कि दस्तयाब होंगी। लेकिन अब ये उससे बढ़ के आगे इफ्तिखार शराजी साहब, आप कतर कलामी की माजरत, एक ऐसे वक्त में जबकि इसराइल की जानिब से कतर में हमला किया गया था और इसे कतर की खुद मुख्तारी के खिलाफ एक हमला तस्वुर किया जा रहा था, और फिर हमने देखा कि कतर ने होस्ट भी की, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत से इस्लामी ममालिक आए और एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। उसके बाद इस तरह का इक़दाम के बाकायदा साइन किया जा रहा है एक मुआहिदा, किस कदर अहमियत का हामिल है? यकीनी तौर पे इस मुआहदे की बड़ी ही गैर मामूली एक तरह से अहमियत और हैसियत है। आप इससे तसव्वुर कर लें कि जो मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त सूरत हाल चल रही है जिसमें इसराइली जहरियत का दायराकार मुसलसल बढ़ता जा रहा है। पहले आपने देखा है कि गोया के फ़लस्तीन गजा से लेके शाम, और शाम के बाद फिर लबनान, फिर हमने देखा है कि यमन, उसके बाद ईरान के ऊपर हमलावर होना, और आखिर पे आपने देखा है कि कतर जैसे मुल्क को भी निशाना बनाया गया है इसराइल की जानिब से अपनी दहशतगर्दी का। तो उसके बाद तो जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं यकीनी तौर पे बड़ा गैर महफूज तस्वर कर रहे थे, और ऐसे में कि कतर जैसे मुल्क का अमरीका जैसे मुल्क के साथ एक दिफाई मुआहदा था, लेकिन उसके बावजूद अमरीका की जानिब से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया कि जिससे उनको ये एक तासुर मिलता कि अगर जारियत होती है कतर और दीगर मिडल ईस्ट के ममालिक के खिलाफ तो अमेरिका के जिनके साथ उनके अरबों डॉलर्स के मुआहदे हैं वो आगे बढ़ेंगे और कोई इस मामले पे कोई गोया के जाहिर मुल्क के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। और आपने देखा है कि कतर पर हमले के बाद गोया के अमेरिका की जानिब से सिर्फ नापसंदीदी का इजहार किया गया, या कतर की क़यादत को इतना यकीन दिलाया गया कि इसके बाद इस तरह का कोई हमला नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में अब मिडल ईस्ट के ममालिक के अंदर एक सोच में बदलाव देखने को मिला है, और ये उसका पहला हमें गोया के एक झलक नजर आई है कि अब सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसने अब पाकिस्तान के साथ एक ऐसा मुआहदा किया है, गोया कि हम कह सकते हैं कि अगर मुस्तकबिल करीब में गोया कि इस तरह के इम्कानात मौजूद हैं कि इसराइल की जानिब से कोई ऐसी अगर कोई कोशिश की जाती है या वो समझता है कि कोई हाई वैल्यू टारगेट सऊदी सरजमीन पे मौजूद हैं और उनको हिट किया जाता है, तो फिर इस हमले को पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा इस मुआहदे की रूह से।
तो यकीनी तौर पर फिर इस मामले पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भी गोया के जवाबी कार्रवाई करने का हक रखती है इस माहदे के तहत। तो अब कम अज़ कम हम कह सकते हैं कि इसराइल को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि एक एटमी सलाहियत का हामिल मुल्क पाकिस्तान अब उसका सऊदी अरब के साथ एक ऐसा दिफाई मुआहदा हो चुका है कि जिसके तहत किसी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि इसके साथ साथ देखा जाए तो दीगर शोबों में भी उसका जवाब दिया जाएगा। इफ्तिखार शराज साहब, सऊदी अरब जैसा मुल्क जो खुद मुख्तार है और जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, ऐसे मुल्क का पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत पर इन्हिसार करना हमारे लिए किस कदर बाइसे एजाज़ है? इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब एक बड़ी मजबूत मईशत का हामिल मुल्क है, लेकिन देखा जाए तो मुसल्लह अफवाज के हवाले से गोया कि पाकिस्तान दुनिया की जो बेहतरीन 7 मुसल्लह अफवाज उनमें शुमार होता है पाकिस्तान का, और इसका इजहार हमने हालिया भारत के साथ जंग में भी किया है कि जिस तरह अंदाज में हमने उनके स्टेट ऑफ द आर्ट राफेल तैयारों को मार गिराया, और उसके बाद हमने किस तरह भारत का दिफाई निज़ाम मुअत्तल किया और फिर अंदर जाके वहाँ पे जो मिलिट्री टारगेट से उनको सक्सेसफुली हिट किया। तो मेरे ख्याल में उसके बाद हमारे जो मशरक़ वस्ता के अंदर दोस्त ममालिक हैं उनका एतमाद भी हम पे बड़ा है, और उन्हें लगा है कि अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ अगर इस तरह के मुआहदे किए जाएँ कि जिसमें किसी भी जारियत की सूरत में पाकिस्तान जैसा मुल्क उनके साथ खड़ा हो, तो मेरे ख्याल में इस सोच का इजहार हो रहा है कि सऊदी अरब के जो मशरक़ वस्ता का एक अहम तरीन मुल्क तस्वर होता है और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी उनका एक लीडिंग रोल है, अब ऐसा मुल्क पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा कर रहा है कि जिससे मुझे लगता है कि दीगर ममालिक को भी अब ये सोच मिलेगी, जिसमें UAE है या दीगर अरब कंट्रीज हैं, कि पाकिस्तान के साथ तो इस तरह का मुआहदा, और मैं समझता हूँ कि ये तस्वर आगे बढ़ के जिस तरह यूरोप के अंदर एक नेटो इत्तेहाद का तस्वर पाया जाता है, शायद हम मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये भी देखें कि आने वाले वक्त में दीगर ममालिक भी कोई इस तरह के मुआहदे की तरफ बढ़ें कि जिसमें एक मुश्तरका फोर्स और एक मुश्तरका दिफा का निज़ाम रायत किया जाए। तो उसकी पहल सऊदी अरब ने की है, और मुझे लगता है कि अगर सऊदी अरब जैसा मुल्क, इतना अहम मुल्क अगर ये एक इनिशिएटिव ले रहा है तो यकीनी तौर पर मिडिल ईस्ट के ममालिक और दीगर मुस्लिम ममालिक भी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हमें लग रहा है कि अब एक दुनिया को वाज़ेह पैगाम जा रहा है। अच्छा इफ्तिखार शराजी, अभी इन्होंने जो तमाम इस्लामिक ममालिक इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि हम कोई अहम इकदाम उठाएंगे, और ये कहा जा रहा था कि कोई ऐसी फोर्स हमें बनाने की ज़रूरत है कि हम सब मिलकर इसराइल की जारियत का जवाब दे सकें या कम अज़ कम मुत्तहिद हो जाएं। क्या ये मुआहदा उस सिलसिले की कोई कड़ी लग रही है आपको? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये उसी सोच की अक्कासी कर रहा है ये मुआहदा, और अब इस मुआहदे के जरिए दुनिया को वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया गया है कि अब मुस्लिम दुनिया अपने दिफा के लिए मगरब और अमेरिका पे इन्हिसार नहीं करना चाहती, बल्कि वो अपना दिफा का एक मुश्तरका निज़ाम वज़ा करना चाहते हैं, और उसकी शुरुआत पाकिस्तान और सऊदी अरब ने की हैं। और अब देखें, मेरे ख्याल में माजी में गोया के मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने अरबों डॉलर का असला खरीदा अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से। उसके साथ साथ अब देखा जाए तो कतर में गोया के सबसे बड़ा खित्ते में अड्डा है अमरीकी, और उनके साथ दिफा के मुआहदे हैं, लेकिन जब जारियत हुई है तो वहाँ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई का इंदिया नहीं दिया गया। इसके बाद तो मेरे ख्याल में मुस्लिम ममालिक को ये यकीन हो चला है कि मुस्तकबिल में अगर कोई ऐसी जारियत होती है तो यकीनी तौर पर उनके जो यूरोपीय इत्तेहादी या उनके जो दिफा से जुड़े उनके मुआहदे उनके साथ हैं वो उनके किसी काम नहीं आएंगे। तो बेहतर ये है कि एक रीजनल और एक मुस्लिम वर्ल्ड की अप्रोच अपनाई जाए। तो मेरे ख्याल में उसका मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिल रही है, और मैं जैसे पहले कह रहा हूँ कि ये मुआहदा अब लगता है कि इस मुआहदे के अंदर दीगर ममालिक भी आएंगे, और मुस्तकबिल करीब में हमें एक नेटो की तर्ज का मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इत्तेहाद बनता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहली जगह से आपने देखा है कि एक मुस्लिम फोर्स की गोया के कॉन्सेप्ट लाया गया था, जिसके सरबराह राहिल शरीफ साहब हैं हमारे साबिक आर्मी चीफ, लेकिन वो इतना कोई हमें फंक्शनल कोई इतना ऑपरेशनल नजर नहीं आया। लेकिन ये उसके बाद इस तरह का मुआहदा होना जिसमें ये ऐलान किया जाना कि दोनों मुल्कों के दरमियान इस मुआहदे का मतलब ये है कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत गोया के दूसरे मुल्क के खिलाफ जारियत तस्वर होगी,
तो मुझे लगता है कि अब भारत को भी बड़ा वाज़ेह पैगाम गया है। और आपको मालूम है भारत के साथ साथ अमेरिका और इसराइल के लिए किस हद तक तशवीश का बाइस है ये तमाम सूरत हाल, इस पे आपसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम रुख करेंगे सनाउल्लाह का, जो चीफ रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सनाउल्लाह खान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के दौरे में स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मजीद क्या डिटेल्स हैं इस मुआहदे की आपके पास? देखिए, डिटेल इसकी भी बहुत सारी आनी है, लेकिन जो अब तक हमारी बातचीत हुई है, एक तो ये इतना गैर मामूली दौरा था कि जब आज वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा जो स्पेशल प्लेन था वो रियाज की हदूद में गया तो सऊदी अरब के F-15 जो जंगी तैयारे हैं उन्होंने सलामी पेश की और ये बड़ी गैर मामूली बात थी जी। इसके अलावा जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया तो ये सुबह से बातें हो रही थी कि कोई एग्रीमेंट होने जा रहा है। ये इसलिए गैर मामूली एग्रीमेंट है कि ये ऐसे वक्त पे किया गया है और ये मैं इसको पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई है उसका पहला नतीजा समझता हूँ। बिल्कुल। और जो पाकिस्तान ने डिफेंस में उसमें अपनी बढ़तरी साबित की, उससे बाकी दुनिया के तो आंखें खुली, लेकिन मिडल ईस्ट के हमारे जो दोस्त ममालिक जिन्होंने अपने दिफाई सारा निज़ाम जो अमेरिका पर इन्हिसार करता था उसमें मुकम्मल शिफ्ट है इस मुआहदे से। और सनाउल्लाह खान, कतर कलामी की माजरत, अमेरिका पे इन्हिसार करने के बाद भी कतर को क्या मिला? बहुत बड़ा पीस मेकर समझा जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आपने अमेरिका पे इन्हिसार किया, अमेरिका को ना सिर्फ इस हमले का इल्म था बल्कि इस हमले को रुकवाने में भी नाकाम रहा अमेरिका। देखिए, ये इसी के नताइज सामने आ रहे हैं कि अब इस मुआहदे के तहत 4-5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इस मुआहदे में कह दिया गया कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। दूसरा ये कहा गया किसी भी मुल्क पर जारियत की गई तो दोनों मुल्क मिलकर उसका जवाब देंगे। आप इससे अंदाजा कर लें। तीसरा जो इसका पहलू है, पाकिस्तान का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो अब सऊदी अरब जाएगा, सऊदी अरब उसको परचेज करेगा। उसमें आपके BS-17 तैयारे हैं, JF-17 तैयारे शामिल हैं, जिन्होंने पाक इंडिया जो जंग थी उसके अंदर इंडिया में घुस कर जो है उनका जो SU-400 निज़ाम को तबाह किया। इससे अंदाजा कर लें कि मुआशी तौर पर भी ये दौरा बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। फिर जी, सिर्फ ये नहीं होगा, इसके साथ आपका मिसाइल प्रोग्राम, क्योंकि डिफेंस स्ट्रेटेजिक डिफेंस मुआहदे में ये चीजें शामिल हैं, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकती है सऊदी अरब को। बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें पाकिस्तान जो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिसमें इस वक्त भी जो हमारे पास डिपॉजिट हैं उसमें सऊदी अरब के और चाइना के सबसे ज्यादा डिपॉजिट हैं। मतलब है उन्होंने अपने पैसे पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखे हुए हैं। इससे फर्क ये पड़ेगा कि पाकिस्तान का जो एक कर्जों का बोझ है और हम खुद मुख्तार हो जाएंगे इन शॉर्ट जी, उसमें काफी बेहतरी आएगी। और जिस तरह शराई साहब ने कहा कि ये सिर्फ सऊदी अरब नहीं होगा, फिर UAE, कतर और दीगर ममालिक को भी पाकिस्तान ने, क्योंकि ये बढ़तरी साबित की है, दुनिया की सबसे बड़ी जो जंगी जंग लड़ी गई है जिसको सारी दुनिया ने एयरफोर्स के कोर्सेज में शामिल करने का फैसला किया है, उस जंग का ये नतीजा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की सलाहियत, पाकिस्तान की जो दिफाई प्रोडक्शन है, या वो चाइना से है या पाकिस्तान से जो मुश्तरका भी हो रही हैं, वो तमाम उसकी धाक जो है बैठ गई है। और ये एक तासुर सामने आया है कि इसराइल को अगर कोई टेक्नोलॉजी टक्कर दे सकती है तो वो पाकिस्तान और चाइना की टेक्नोलॉजी है, ठीक, या अमेरिका के साथ जो टक्कर ले सकती है। ये तमाम चीजें अब नजर आ रही हैं। ये डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के फाइनेंशियल मसाइल का भी हल है। और इस डिफेंस माहदे के बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो एक कशीदगी का माहौल हमेशा से रहा था, मेरे ख्याल में अगर ये माहदा बरकरार रहता है तो वो कशीदगी और वो जो खिंचाव है वो आइंदा के लिए मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाएगा। जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट कर लिया कि किसी भी जारियत को मुश्तरका जवाब देंगे और एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला होगा, तो इस सूरत हाल में ईरान और सऊदी अरब का जो मामला था, जो खिंचाव था, वो मेरे और सनाउल्लाह खान, ऐसे इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र हमें जो ईरान के सदर हैं और उनका बयान नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कुरान पाक की आयत का हवाला देते हुए कहा था कि मुस्लिम उम्मा को एक इत्तेहाद कर लेना चाहिए। इफ्तिखार शराई साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आप मुझे बताइएगा। आपने कहा कि इंडिया के लिए ये बहुत खतरे की बात है और इंडिया को भोज के नाखून लेने की ज़रूरत है। मेरा आपसे ये सवाल ये है कि अमेरिका और इजराइल के लिए ये किस हद तक बाइस तशवीश है ये सूरत हाल कि इनिशिएटिव सऊदी अरब और पाकिस्तान ने लिया है, और उसके बाद जैसा कि हम सब तवक्को कर रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने जा रही है। आपने मशरिक़ वस्ता के ममालिक का कहा, तो ये इन दोनों ममालिक के लिए कितनी तशवीश की बात है?
कि आज का ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा बुनियादी तौर पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज की जानिब से अमेरिका पे अदम एतमाद का इजहार है। उस मुल्क पे अदम एतमाद का इजहार है कि जिनसे वो अरबों डॉलर्स का असला खरीदते रहे हैं और जिस मुल्क को उन्होंने अपने मुल्क के अंदर फौजी अड्डे बनाने की इजाज़त दी और उनका ख्याल ये था कि किसी मुश्किल की घड़ी में अमेरिका उनकी मदद करेगा, उनका दिफा करेगा। तो आज बाकायदा तौर पर इस मुआहदे के ज़रिए अमेरिका और यूरोपीय ममालिक पे सऊदी अरब ने अदम एतमाद का इजहार किया है। और आपको मालूम है कि सऊदी अरब ने अगर इस तरह का इजहार किया है तो आने वाले वक्त में तो UAE हो, कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो, दीगर जितने ममालिक भी हैं, मुझे लगता है कि वो भी मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद का इजहार करेंगे। और दूसरा ये है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब मुस्लिम दुनिया के अंदर एक एहसास पैदा हुआ है कि बजाय यूरोप और अमेरिका पर इन्हिसार करने के अपने इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया जाए, अपने झगड़ों को ख़त्म किया जाए और एक मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली इख्तियार की जाए। और तो मेरे ख्याल में ये एक आज इस बात का इजहार हुआ है। और मैं जो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ वो है कि देखा जाए तो सऊदी अरब की जानिब से 70 से 80 अरब डॉलर की सरमायाकारी हालिया अरसे में की गई है अब भारत में। तो अब भारत मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एडवेंचर करते हुए ये बारहा सोचेगा कि ये हमला अब सऊदी अरब पे भी हमला तस्वर होगा और न सिर्फ वहाँ से सऊदी सरमायाकारी वापस जा सकती है बल्कि सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज के अंदर उनके इतने बड़े कारोबार हैं उनको भी नुकसान पहुँच सकता है। तो मुझे लगता है कि ये मुआहदा बुनियादी तौर पे अब जंगों को रोकने का एक जरिया भी बनेगा और बिलखुसूस इस खत्ते के अंदर इस्तेहकाम की फिजा बनेगी। और मेरा ख्याल में जब ये मुआहदा हो गया है तो हम ये तस्वर करने में गलत ना होंगे कि आने वाले वक्त में अब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में अपने फौजी अड्डे भी कायम करेगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ ये सिंबॉलिक हो। इसको प्रैक्टिकली मेक श्योर करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अब सऊदी अरब के अंदर मुसल्लह अफवाज की तैनाती भी होगी और वहाँ पे जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट है उनको भी वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यकीनी तौर पे जब दोनों मुल्कों की दिफा के शोबे में दूसरे पे इन्हिसार होगा तो हम तस्वर कर सकते हैं कि उसके नतीजे में सऊदी अरब की जानिब से अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। आपको मालूम है कि इससे पहले साबिक जो PTI का दौर था उसमें भी जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे तो कमोबेश को 27-28 अरब डॉलर की सरमायाकारी के उस वक्त भी समझौतों पर साइन किए गए थे। मुझे लगता है कि माजी में जो सोच थी अब उसको प्रैक्टिकली ट्रांसलेट करने का वक्त आ गया है। वो रिफाइनरी का क़याम हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वो माइनिंग हो या दीगर शोबों में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी, अब मुझे लगता है कि वो भी सऊदी अरब की जानिब से आएगी। और जब सऊदी अरब इसका आगाज़ करेगा तो मैं नहीं समझता कि फिर UAE जैसा मुल्क और दीगर जो अरब ममालिक है वो। और जिस तरह सामना ने कहा कि देखा जाए तो जो माजी में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक कशीदगी का माहौल था, मुझे लगता है कि पाकिस्तान उसको भी ख़त्म करने में एक बड़ा कलीदी रोल प्ले करेगा। और आपने देखा भी है कि अभी अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां पाकिस्तान को बुलाया गया वहां पे ईरान के सदर भी वहां पे मौजूद थे और जिस गर्मजोशी का इजहार किया जा रहा था तमाम ममालिक के सरबराहान की जानिब से और जिस तरह साइडाइन के ऊपर मुलाकातें हुई, हमें उससे भी लग रहा था कि अब मुस्लिम दुनिया के अंदर एक सोच पैदा हो गई है कि बेहतर ये होगा कि मुश्तरका दिफा की तरफ जाया जाए और मुश्तरका दिफाई शोबों में ताउन के साथ साथ मईशत को भी फ़रोग़ देने के हवाले से मुआहदे किए जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि इस दिफाई नहीं है बल्कि मईशत के मैदान में भी हमें लगेगा कि मुस्लिम ममालिक के साथ गोया कि एक तरह से एग्रीमेंट को और एक दूसरे के साथ ताउन को तरजीह देंगे। और वो गल्फ कंट्रीज के जो अब तक अपने अरबों डॉलर या तो यूरोपीय और अमरीकी बैंकों में रखते रहे या वहाँ पे सरमायाकारी करते रहे और वो पाकिस्तान में करेंगे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि जब हम समझते हैं कि हमारे बहुत सारे शोबे ऐसे हैं कि जहाँ पे सरमायाकारी के बड़े वसीम इम्कानात मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे इदारे भी जिनको हम प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, वो PIA वो स्टील मिल हो या दीगर, तो मुझे लगता है कि अब हम इन अपने दोस्त ममालिक को इन शोबों में भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और यहाँ से सरमायाकारी भी कर सकते हैं। तो बड़ा एक अहम मैं समझता हूँ कि शुरुआत आज है और जो आज सुबह से एक इन्वायरमेंट एक बनी हुई थी कि शायद बहुत बड़ी बिग अनाउंसमेंट आने जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जिसमें दो मुल्कों का ये कहना
कि किसी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा, गोया कि ये उसी तर्ज का मुआहदा है कि जो इससे पहले यूरोप में हम देख रहे थे नेटो की शक्ल में, जिसमें ये कहा जाता है कि वहाँ पे भी अगर किसी एक यूरोपीय मुल्क पे हमला होगा तो उसे पूरे यूरोप पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो उस पैटर्न के ऊपर अब यहाँ पे एक शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसमें हमें वुसअत देखने को मिल रही है, बाकी ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। सनाउल्लाह, मैं आपके सामने ये सवाल रखना चाहूँगी, जब कतर ने अरब इस्लामी ममालिक की बड़ी बैठक लगाई थी तो उसमें वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अरब टीवी को इंटरव्यू में कहा था कि ज़बानी कलामी बातें या तकारीर या मज़म्मतें करके अगर इस प्लेटफॉर्म पे करके हम सिर्फ चले जाएंगे और कोई अमली इक़दाम ना उठाया तो हमारे अवाम हमसे मायूस हो जाएंगे, अब उससे एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो क्या आप इसको वही स्टेप समझ रहे हैं? सनाउल्लाह आप हैं हमारे साथ? जी 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 जी, मैं कह रहा हूँ कि वो ये जो है बायलैटरल एग्रीमेंट है, वहाँ जो बातचीत की हुई है, मैं नहीं समझता कि सिर्फ खाली खुली बातचीत हुई है। वहाँ पर भी कई ठोस इकदाम कर लिए गए हैं। मेरे ख्याल में ऐसा मौका था भी नहीं कि उनकी फौरी तौर पर अनाउंसमेंट कर दी जाती, तो वो उसके जो बातें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, जिसमें ये एग्रीमेंट भी हो सकता है शामिल हो। इसके अलावा अगर बाकी ममालिक भी, क्योंकि ये पहला कदम है, इसके बाद बाकी ममालिक भी इसी किस्म के एग्रीमेंट में शामिल होते हैं तो यकीनन उस सरबराही कॉन्फ्रेंस के जो नताइज हैं वो हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये कहना बिल्कुल भी मेरे ख्याल में नामुनासिब है कि उस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ जबानी कलामी बातें की गई और मजम्मत की गई है। मेरे ख्याल में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करना और ऐसे मौके पे करना जब कतर पर हमला होता है और वहाँ उसकी जो सालमियत है और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी होती है, वो कह रहे हैं कि हमने इसका जवाब देना है, तो जवाब देना जरूरी नहीं होता कि किसी मुल्क पर हमला कर दिया जाए। बाकी भी इकदाम होते हैं और इसराइल की तरफ से, इसराइली वजीर आजम की तरफ से ये बात आ चुकी है कि इसराइल आइंदा काफी अरसे के लिए तनाव होने जा रहा है। तो तनाव होने का मतलब ये है कि इन कई ममालिक के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, इन्वेस्टमेंट है, बाकी भी ममालिक में इन्वेस्टमेंट। बहुत से ममालिक तो बॉयकॉट कर रहे हैं और बहुत से लोग इस एग्रेशन में कि इसराइल अपने जंगी जारिये से बाज नहीं आ रहा, वो फलस्तीन को एक रियासत तस्लीम करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, वो इसी सूरत हाल से जो इकदाम हैं, पॉलिटिकल इकदाम भी होंगे, फाइनेंशियल इकनॉमिक साइड के भी इकदाम होंगे और यही तरीका होता है। जरूरी नहीं होता कि अटैक का जवाब फौरी तौर पर अटैक से कर दिया जाए, तो इसके दूसरे भी तरीके होते हैं जो मेरे ख्याल में जिनके नताइज आने वाले दिनों में हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे और वो बाकायदा जाहिर होंगे। पाकिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, जिस तरह आपने डिप्टी वजीर आजम का कहा, तो 6 नुकात जो पाकिस्तान ने पेश किए हैं वो नुकात ही पूरा आप इसराइल और अमेरिका के सामने खड़े होने के बराबर हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल की जो रुकनीयत है वो मुअत्तल कराई जाए। इसके साथ गजा के हवाले से बातचीत की गई है, फलस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से ये भी कहा गया है कि तमाम ममालिक मिलकर इन जारियत का मुकाबला करें। तो बहुत सारी चीजें जो पाकिस्तान ने भी इकदाम के अनाउंसमेंट किए और बड़े तगड़े किस्म के और बड़े जो दिलेराना जिनको कह सकते हैं वो इकदाम पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट किए और उसकी इंडोर्स किया है इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान जो अरब लीग के सरबराहान और इस्लामी ममालिक के सरबराहान थे। जी आपसे मैं जानना चाहूँगी इफ्तिखार शराइस साहब, जैसा कि आप ही का ये पॉइंट था गुफ्तगू का कि नेटो की तर्ज का इत्तेहाद बनता आप देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी जो इनिशिएटिव आज इन 2 अहम ममालिक की जानिब से लिया गया है, उसके बाद आपको लगता है कि पीस मेकिंग करने वाले बहुत से अहम मुल्क जो यूरोप से भी हैं वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, या ये सिर्फ इस्लामिक ममालिक तक ही महदूद रहेगा? देखें, स्पेन ने तो आज अपने मुल्क में कि फ़लस्तीन के सफ़ीर को एक बड़ी वार्म रिसेप्शन दी है। आपको मालूम है कि आज स्पेन के अंदर बाकायदा तौर पे फ़लस्तीन के सफ़ीर को वहाँ पर उनसे स्नात दी गई। तो गोया कि स्पेन जैसा मुल्क, इसके साथ साथ कुछ और भी यूरोपीय ममालिक हैं और फ्रांस के बारे में कहा जा रहा है कि जो यूरोपीय यूनियन का एक बड़ा अहम मुल्क है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास के जब शुरू होने जा रहा है, इस मौके पर फ्रांस की जानिब से भी गोया के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया जाएगा। तो मेरा ख्याल में न सिर्फ खुद इजराइल के अंदर बड़ा एक इस्तराब पाया जा रहा है, नेतन्याहू के खिलाफ वहाँ पे बड़े पैमाने पे मुजाहरे हो रहे हैं। गोया कि देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा का जो कमीशन है वो इस बात को साबित कर चुका है, इस्टेब्लिश कर दिया अपनी रिपोर्ट में कि इसराइल वहाँ पे जेनोसाइड में मुस्लिम कुशी के अंदर इन्वॉल्व है
दुनिया की जो बड़ी अदालत है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने गोया के नेतन्याहू को और इनको जंगी जराइम का मुर्तकब करार दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई का गोया के हुक्म जारी किया है। इसी तरह यूरोप के अंदर बड़े पैमाने पे, अमेरिका के अंदर आपने देखा कि कितने बड़े पैमाने पे एंटी इसराइल वहाँ पे मुजाहरे हुए हैं, और ख़ुद वहाँ के कई जो सरकारी इदारों के अंदर लोग मौजूद हैं, फोर्सेस के अंदर मौजूद हैं, वो ट्रम्प साहब से ये कह रहे हैं कि उस जेनोसाइड के अंदर वो सहूलतकार का रोल प्ले कर रहे हैं, वो इसराइल की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं। तो दबाव की कैफियत तो पूरी दुनिया में हमें नज़र आ रही है, लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि उसके बावजूद की जो इसराइली जहरियत है वो आज तक जारी है। गोया कि वहाँ पे नाकाबंदी करके लोगों को भूख से मारा जा रहा है, बमबारी से मारा जा रहा है, वहाँ पे बिल्डिंग्स को ज़मीन बोझ किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि सारा अब उस बर्बरियत जिसकी खुली छुट्टी दी गई थी पहले मरहले में अमेरिका और यूरोप की जानिब से, सहूलतकारी भी की गई थी इफ्तिखार शराइस साहब, सहूलतकारी भी की गई। और देखा है कि ईरान के ऊपर जब हमला हुआ है तो बजाय इस हमले की कंडेमनेशन आती, अमेरिका जैसा मुल्क उसके अंदर बाकायदा इत्तेहादी के तौर पे खड़ा हुआ और वहाँ पे शरीक हुआ उस जंग के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद तब दुनिया को बड़ा वाज़ेह पैगाम मिला है कि जब तक ताकत का तवाज़न गोया के बहाल नहीं किया जाता, तो ये तो फिर गोया के आप किसी भी मुल्क को कि जो एक बड़े तगड़े इत्तेहाद का हिस्सा हो उसको आप लाइसेंस टू किल दे सकते हैं, वो कहीं पे भी जा सकता है। और जैसे आपने देखे कि नेतन्याहू ने ये कहा है कि उन्हें जहाँ जहाँ भी खतरा महसूस होगा, जहाँ जहाँ उन्हें लगेगा कि वहाँ पे खतरात मौजूद हैं, तो किसी मुल्क को बताए या पूछे बगैर वहाँ पे वो हमला करेगा। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। इफ्तिखार शराइस साहब, ये किस हद तक खतरनाक बात है कि वो अपने कतर में किए गई कार्रवाई को उसामा बिन लादेन से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि अगर अमेरिका पाकिस्तान में कार्रवाई करे तो ठीक है, एप्रिसिएशन मिलती है, लेकिन अगर हम करें दहशतगर्दों के खात्मे के लिए तो हमें मजम्मत का सामना क्यों करना पड़ रहा है। वो अपने आप को जस्टिफाइड कर रहे हैं इस स्टेटमेंट से। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि हमास की इस क़यादत के साथ माजी करीब में मुज़ाकरात करके वो एक दफ़ा जंगबंदी कर भी चुके हैं। आपको याद है कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सदारत का हल्फ लेना था, उस मौके पे एक जंगबंदी हुई, तो हमास की यही क़यादत तो थी कि जिनके साथ इजरायली बैठे थे। और आपको मालूम है कि ये अमन मुज़ाकरात भी गोया के अमेरिका की सरकर्दगी में, सरबराही में हो रहे हैं। वहाँ पे गोया कि ऐसा नहीं है कि कतर ने इस मुज़ाकरात का एहतमाम किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि कतर ने जगह फराहम की है, लेकिन ये अमरीकी गोया के अम्ब्रेला के नीचे ये मुज़ाकरात हो रहे थे, और इस अमन मुज़ाकरात को तो इसराइल हिस्सा रहा है। जी। तो ऐसे लोगों के जिनके साथ वो डायलॉग टेबल पे बैठा है और अगले लम्हे आप उनको दहशतगर्द तस्वर करके और उनके ऊपर आप हमलावर हो जाएं और एक मेज़बान मुल्क को बताए बगैर, अपने इत्तेहादी को बताए बगैर, तो ये तो बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। और दुनिया में अब ये डिबेट हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला इसराइली इक़दाम एक तीसरी आलमी जंग का बायस बने। मेरा ख्याल में यूरोप और अमेरिका ने इसको रियलाइज किया या नहीं किया, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड ने इसको रियलाइज किया है, और आज के दिन इसका बाकायदा तौर पे इजहार भी कर दिया गया है और ये कह दिया गया है बाकायदा तौर पे कम अज़ कम मशरिक़ वस्ता के ममालिक की जानिब से कि आने वाले वक्तों में वो अपने दिफा के लिए ना तो अमेरिका पे और ना ही यूरोप पे इन्हिसार करना चाहते हैं, वो अपने मुसलमान दोस्त ममालिक पे इन्हिसार करेंगे और उनके साथ मिल के अपने दिफा को यकीनी बनाए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है। अब उम्मीद हम करते हैं कि किसी किस्म के दबाव में आए बगैर इस तरह के मुआहदों को आगे भी बढ़ाया जाएगा और इसमें मजीद वुसअत भी लाई जाएगी, और न सिर्फ ये दिफा तक महदूद रहेंगे बल्कि इन मुआहदों को माशी मैदान में ताउन की शक्ल भी दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक आपस में मिलकर ट्रेड करते हैं, सरमायाकारी करते हैं, दिफा का इकट्ठा इंतजाम करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम वर्ल्ड के मसाइल भी खत्म होंगे और दुनिया में जो जंगें राइज हैं उनका भी खात्मा होगा। सनाउल्लाह खान, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखने वाले नेतन्याहू को लगाम डालने के लिए मुस्लिम उम्मा न सिर्फ मुतहर्रिक हुई है बल्कि अमली इक़दामात भी उठाए गए हैं। तो जो सपोर्टर्स हैं पसे पर्दा इसराइल के लिए, ये उनके लिए किस हद तक वाज़ेह पैगाम है? सनाउल्लाह हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल है। और ये जो डिसीजन किया गया है, ये जो एग्रीमेंट किया गया है, ये बड़ा मैसेज है। और अमेरिका और जो वेस्ट के ममालिक हैं जो इसराइल के साथ खड़े हैं, उनके जितने भी गैर कानूनी इक़दाम हैं जो इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है, उनके साथ दे रहे हैं, तो उनके लिए एक मैसेज है। अब उनके माली और सियासी जो मफादात हैं, ये मायदा उनसे टकराव है, सीधा सीधा टकराव है।
क्योंकि आप देख लें कतर में भी फ्रांस के जंगी तैयारे खरीदे गए हैं, अमेरिका के जंगी तैयारे हैं, इसी तरह सऊदी अरब में देख लें ट्रिलियन, शराई साहब अरबों डॉलर की बात कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, 1000 अरब डॉलर से ज्यादा जो है इन ममालिक से आप कह सकते हैं इनके जो इनसे निकाला है अमेरिका ने और वेस्ट ने, और ये सिलसिला रुका नहीं है। अभी चंद माह कबल जब ट्रंप ने दौरा किया था इन ममालिक का, तो आप अंदाजा कर लें वहाँ $400 मिलियन का एक त्यारा कतर की तरफ से ट्रंप को गिफ्ट किया गया, और जिसका नतीजा ये था कि कतर में जो अमरीकी अड्डे थे वो भी वहाँ मौजूद थे। कतर की डिफेंस की डील भी अमेरिका के साथ, लेकिन इसराइल ने हमला किया और अमेरिका ने उसको सपोर्ट भी किया, और वो पहले से इस बारे में आगाह भी थी। तो इस किस्म की सूरत हाल में उनके मफादात यकीनन मुतासिर होंगे और रिएक्शन भी आएगा। आप आइंदा चंद घंटों में या चंद एक दो दिन में आप देखेंगे अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से और वेस्ट की तरफ से इस पे कोई ना कोई रिएक्शन जरूर आना है। वो यकीनन फिलहाल पहले मरहले में तो बयान की हद तक आएगा, लेकिन उसको बढ़ाया भी जा सकता है। देखना, बिल्कुल शराई साहब ने ठीक कहा है कि देखना यह है कि इस किस्म के मायदे पर अमल दरामद किस तरह होता है, आया कि कोई प्रेशर बर्दाश्त किया जाता है या प्रेशर को सस्टेन किया जाता है, और ये मायदा इस पर अमल दरामद भी होता है, जिस तरह इस मायदे में कहा गया है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर होगा और मुश्तरका जो है किसी भी जारियत का जवाब दिया जाएगा। और सिर्फ ये सऊदी अरब के बारे में नहीं है, ये पाकिस्तान के बारे में भी है। तो दोनों ममालिक का ये स्ट्रेटेजिक मायदा जो है वो बहुत बड़ी डील भी है, और सऊदी अरब भी इसका बेनिफिशरीज है, इसके साथ पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा बेनिफिशरीज है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें बड़ा खातिर खा और बड़ी तेजी से इजाफा होगा, और इससे पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट बैलेंस का एक इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान को हर 3-4 साल 5 साल बाद IMF के पास जाना पड़ता है, तो शायद उससे हमें एक तवील मुद्दत हमें हमारी उससे जान छूट जाए और हम अपनी इकानमी को, अपनी एक्सपोर्ट को इस बुनियाद पर खड़ा कर लें कि हमें फिर किसी इमदाद की जरूरत ना पड़े, हमें किसी गैर मुल्की कर्जे की जरूरत ना पड़े, और हमें अपने बजट का 50% से ज्यादा सिर्फ कर्जों पर सूद की अदायगी पर खर्च ना करना पड़े। तो ये इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट होंगे हमारे लिए, यकीनन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होंगे। इफ्तिखार शराई साहब, इराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन और इन पर हमले करके जो इन ममालिक का हाल किया गया और उसके बाद पीस मेकर समझा जाता है, एक पुरअमन मुल्क है कतर और अमन खित्ते में लाने के लिए अहम किरदार भी अदा कर रहा है। ऐसे मुल्क पर हमला जब हुआ है तो क्या हम ये समझें कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, इसी के मिसदाक इन ममालिक ने गौर किया है और समझ पाए हैं कि हमें अब इकट्ठा होने की ज़रूरत है, कि US पर इन्हिसार करने की बजाय हमें खुद इकट्ठा होना होगा और अपनी जंग हमें खुद लड़ना होगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि कतर पे हमला तो एक वेकअप कॉल थी इन अरब कंट्रीज के लिए, कि जो ये समझ बैठे थे कि शायद ये हमले उनके कहीं फ़लस्तीन, लबनान, शाम या यमन या फिर आपने देखा कि ईरान तक महदूद रहेंगे, लेकिन अब तो वो इसराइल ने एक अगली हद क्रॉस की और वो कतर जा पहुंचा, और उसके बाद भी उन्होंने ये कहा है कि गोया कि जहाँ जहाँ से वो खतरा महसूस करेंगे, बल्कि अरब ममालिक उन्होंने पैगाम दिया है। आपने अगर उनकी वो वीडियो स्टेटमेंट सुनी हो जिसमें नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम इन ममालिक को ये कह रहे हैं कि जिन्होंने उनको वहाँ पे बड़े पुरताइश पैलेस और वहाँ विलास वहाँ पे फराहम किए हैं, उन्होंने बहुत तनकीद की है और उनकी जो प्रेस रिलीज थी या मीडिया टॉक थी वो बहुत एग्रेसिव थी। उन्होंने कहा कि आप क्यों विलास दे रहे हैं, और उनको जिनसे ये मुज़ाकरात कर रहे थे उन्हें दहशतगर्द कह के बुला रहे हैं उसमें। जी जी, कि भाई इन दहशतगर्दों को उन्होंने बड़ी पुरताश जिंदगी वहाँ पे फराहम की है, तो हम अरब ममालिक को ये पैगाम देते हैं कि उनको अपने ममालिक से वो निकालें या फिर इसराइल उनको ख़त्म करेगा। ये तो मेरे ख्याल में कोई एक वाहिद हमला नहीं था, इससे आगे चल के अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से अच्छा ही हुआ कि इसराइल के डिज़ाइन भी अब वाज़े हो गए अरब दुनिया के ऊपर, कि वो तो गोया कि एक ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर अमल कर रहा है, जिसमें मिस्र और सऊदी अरब के कुछ इलाकों को भी ग्रेटर इसराइल में शामिल करना मकसूद है, उर्दन जैसे मुल्क को भी इनगल्फ करना मकसूद है, शाम के कई हिस्से जो ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है। मिस्र का कुछ इलाका भी चाहते हैं वो, इसमें मिस्र का इलाका भी चाहते हैं। मिस्र का भी है, मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि मिस्र, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के कई हिस्से दिखाए गए हैं उस ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है। तो अब इन अरब ममालिक को ये लगा है कि ये तो हकीकी तौर पे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक तो मेरे ख्याल में ये डिज़ाइन उनके जो है वो खुल के सामने आ गए, दूसरा इस सारे खेल के अंदर
यूरोप और अमेरिका का जो माइंड सेट है वो है कि जिसमें ये है कि वो एक कहीं ना कहीं एक्टिव और कहीं ना कहीं साइलेंट पार्टनर के तौर पे इसराइल के साथ खड़े हैं, तो वो भी सोच जो है वो अरब ममालिक के ऊपर आया हो चुकी है कि वो अमेरिका और वो यूरोप के जो उनको ये यकीन दिला रहा था कि वो महफूज हैं, वो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएं, वो इसराइल को तस्लीम कर लें, उनके अमन सलामती। और इफ्तिखार चराई साहब, कतई कलामी की माजरत, बहुत से इस्लामिक मुल्क जा भी रहे थे इस तरफ, इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बने भी हैं। देखिए यूएई के साथ आज भी उनके ताल्लुकात हैं, इसी तरह कुछ और ममालिक भी हैं जिनके साथ उनके सफारती ताल्लुकात हैं। तो मेरे ख्याल में अब अरब ममालिक को ये भी पता चला है कि इब्राहिम अकॉर्ड हो या कुछ और हो, उनकी सलामती की जमानत ना तो अमेरिका ने देनी है, ना उसको मेक श्योर करना है और ना ही यूरोप ने करनी है, बल्कि अल्टीमेटली उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी और उन्हें मजबूरन फिर उस मंसूबे को, ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को तस्लीम करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में एक सोच आई कि इससे पहले कि वो मरहला आए तो कम अज कम उनकी जानिब से भी कुछ इकदाम होने चाहिए। हम तो कहते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत। अब मुसलमान ममालिक आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करें, ईरान जैसे मुल्क के ऊपर जो गलत और बेजा पाबंदियाँ आयद हैं उनके खात्मे के लिए एक जॉइंट स्ट्रेटजी बननी चाहिए और किसी किस्म के दबाव को खातिर में लाए बगैर इन ममालिक के आपस में ट्रेड भी होनी चाहिए। गोया कि मैं पहले जैसे कह चुका हूँ कि अरब ममालिक का पैसा अगर आज यूरोपीय और अमरीकी बैंकों में पड़ा है तो वो पाकिस्तान के बैंकों में भी रखा जा सकता है, वो यहाँ पे भी गोया कि इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में अब उस तरफ भी जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान भी दिफा के लिए उस काबिल होगा जब पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज बड़ी प्रोफेशनल फोर्सेज हैं, उन्होंने अपनी गोया के जो महारत के जौहर दिखाए हैं। आप अपने से 10 गुना बड़े मुल्क जिसके साथ अमेरिका भी खड़ा था, जिसके पास यूरोप की टेक्नोलॉजी भी थी, जिसके पास इजरायली ड्रोन्स भी थे, इजराइल की जानिब से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी थी, सब कुछ होते हुए पाकिस्तान ने तने तनहा उस बड़े मुल्क को तमाम यूरोपी, अमरीकी और इजरायली मदद के बावजूद शिकस्त पाज से दो चार किया है। तो मेरा ख्याल में अब इस्लामी दुनिया को इस बात का तो यकीन हो चला है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी बड़े से बड़े खतरे से निमटने के लिए तैयार हैं और हम तो पिछली कई दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। और इफ्तिखार चराई साहब, जो जोश और जज्बा ईमानी पाकिस्तानियों के पास है उसको हम ना फरामोश करें। जी इसमें कोई शक नहीं है, हमेशा इसमें देखें जज्बा ही होता है ना, यही जज्बा मिसिंग था भारतीय फोर्सेज के अंदर। तो राफेल होते हुए, SU-4 होते हुए, इजरायली ड्रोन होते हुए शिकस्त से 2-4 हुए हैं और उसके बाद घुटने टेकने पड़े और जाके भीख मांगनी पड़ी उनको अमेरिका से सीज फायर की। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने बात की कि जज्बे हमेशा जज्बों से जीती जाती है, इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी वेपन अपना उसका रोल है, लेकिन जज्बा जब तक ना हो तो आप कोई जंग जीत नहीं पाते। तो पाकिस्तान ने हर 2 महाजों पे अपनी महारत का बेहतरीन लोहा मनवाया है और कम अज कम इस्लामी दुनिया को एक यकीन दिला दिया है कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसके पास ऐसी सलाहियत भी है, जिसके पास एक मजबूत फौज है। वेस्ट में भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन भेजा है पाकिस्तान ने इस जंग को जीतने से। बिल्कुल ऐसे, और मैं समझता हूँ कि हमने तो यूरोप और अमेरिका की भी आंखें खोल के रख दी हैं। गोया कि आपने देखा नहीं कि जिस तरह अब पाकिस्तान को एंगेज किया जा रहा है अमेरिका के अंदर और इम्पोर्टेंस दी जा रही है। जी 25 तारीख को अब देखें कि साइड लाइन के ऊपर UNGA के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर की मुलाकात है, फील्ड मार्शल साथ होंगे। सुना है कि उनके साथ भी एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे हैं और अमेरिका की कई सौ साल तारीख में पहली बार हुआ है कि उस मुल्क के सदर ने व्हाइट हाउस में किसी एक सोल्जर को, एक यूनिफॉर्म मैन को वहाँ पे बुलाया हो और वो जो 15 मिनट की मुलाकात थी वो 1.25 घंटे तक मुहित हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी से शुरुआत हुई हैं। अब पाकिस्तान दुनिया में मशरिक़ वस्ता हो या दुनिया में क़याम अमन से मुतल्लिक पाकिस्तान की रेलेवेंस बड़ी ज़बरदस्त हो गई है और मैं समझता हूँ कि इसको पाकिस्तान की क़यादत को बेहतरीन अंदाज में यूटिलाइज करते हुए एक तो लीडिंग रोल में आना चाहिए, दूसरा इसके नतीजे में जो पाकिस्तान के अवाम ने इतने गुर्बत झेली है, हमारी मईशत ने इतना ज़्यादा नुकसान उठाया है, अब उसका भी खमियाजा होना चाहिए। यकीनन आपका पॉइंट हम तक पहुंच गया और मौक़िफ़ आ गया। इफ्तिखार चराई साहब, सनाउल्लाह से मैं सवाल करना चाहूँगी। सनाउल्लाह, क्या मुस्लिम उम्मा इस बात का इदराक कर पाई है कि अमन व इस्तेहकाम और उनकी अपनी भी बका अब इत्तेहाद ही में है?
देखिए, ये उनके जो एक्शन है उस पर बाद में पता चलेगा। अभी ये पहला एक्शन है जो एग्रीमेंट है, इसके बाद जो एक्शन नजर आएंगे वो आपको बताएंगे कि मुस्लिम उम्मा के लिए कतर पर हमला वेकअप कॉल था या अभी भी वो उसी सूरत हाल से दो चार हैं, वो जो पिछले 30-40 साल से जिसका वो शिकार है, और एक गुलामाना जिंदगी में उसको समझता हूँ जिसमें वो जी रहे हैं, जिनका डिफेंस किसी और मुल्क ने करना है, जिनकी डेवलपमेंट जहाँ पे लेबर फोर्स है, जो टेक्निकल लोग हैं, हाई स्किल लोग हैं, वो दूसरे मुल्कों के हैं। तो ये अब मुस्लिम उम्मा को समझना होगा, और वो ट्रेड ऐसे ममालिक से कर रहे हैं जिनसे उनको खतरा है, तो उन्हें आपस में ट्रेड भी करनी होगी, डिफेंस डील भी करनी होगी, और अपनी आवाम को कुछ ज्यादा लिबरल करना होगा। जो उन पर पाबंदियां हैं बहुत ज्यादा मुस्लिम ममालिक में, वो उनको रिलैक्स करनी होगी, और लोगों को जो राइट है ऑफ एक्सप्रेशन है वो कम से कम किसी हद तक देना होगा। तो ये जब तक चीजें एक्शन इस पर सामने नहीं आएंगे तो आप नहीं कह सकते मुस्लिम उम्मा को एहसास हो गया, दारक हो गया इस सूरत हाल का। अगर हो गया तो आपको ये पहला एग्रीमेंट इसको कह सकते हैं, बाकी चीजें भी नजर आएंगी तो फिर आप क्लियरली कह सकते हैं कि हाँ जी, मुस्लिम उम्मा आज मुत्तहिद है किसी किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए, चाहे वो डिफेंस के हवाले से हो, चाहे वो साइंस के शोबे में हो, चाहे वो इकोनॉमी के शोबे में हो, चाहे ट्रेड के शोबे में हो। वो एक्शन से पता चलेगा जो अभी तक नजर नहीं आए पहले एग्रीमेंट जी। अब बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान, चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद से और ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराइस हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सेर हासिल गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया आप दोनों का।